शहर के पुराने मोहल्ले की एक सकरी गली में रहने वाली प्रज्ञा पिछले 6 साल से एक निजी स्कूल में अकाउंटेंट की नौकरी करती थी। हर महीने उसकी मेहनत की अच्छी खासी तनख्वाह आती थी, लेकिन उसके हाथ में ज्यादा दिन टिकती नहीं थी, क्योंकि पति प्रमोद अपनी दुकान के बढ़ते घाटे और पुराने कर्ज का हवाला देकर लगभग पूरी कमाई उससे ले लेता था। शादी के बाद प्रज्ञा ने कभी पति से हिसाब नहीं पूछा था। उसे लगता था कि पति का साथ देना ही पत्नी का धर्म है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर उसका पैसा जा कहाँ रहा है। एक रात प्रज्ञा ने देखा कि प्रमोद कमरे के कोने में बैठकर कुछ कागज छिपा रहा है। प्रज्ञा ने सहजता से पूछा, प्रमोद क्या हुआ? आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो। प्रमोद ने कागजों को तुरंत दराज में रखते हुए कहा, प्रज्ञा, दुकान पर 10 लाख का कर्ज चढ़ गया है। अगर यह पैसा जल्दी नहीं चुकाया तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। प्रज्ञा का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, 10 लाख? लेकिन तुमने तो कभी नहीं बताया कि कर्ज इतना बढ़ा है। प्रमोद ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। प्रज्ञा ने उसी रात अपनी बचत के बारे में सोचा और अगले दिन बैंक जाकर अपनी जमा पूंजी, एफडी और कुछ बचाए हुए पैसों को मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए प्रमोद के कर्ज में लगा दिए। सास सुलोचना और ससुर वंशराज ने भी उसे समझाया, बहू, घर बचाने के लिए अगर तुम्हारे पैसे जा रहे हैं तो जाने दो, आखिर यह घर तुम्हारा भी तो है। प्रज्ञा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मुझे पैसे का दुख नहीं है, बस चाहती हूँ कि हमारा घर कर्ज से मुक्त हो जाए। अगले कुछ महीनों तक प्रज्ञा पहले से भी ज्यादा मेहनत करती रही। सुबह स्कूल, शाम का काम और रात को अगले दिन के हिसाब किताब की तैयारी। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि प्रमोद का कर्ज खत्म हो रहा है। एक दिन प्रमोद ने बड़े विश्वास से कहा, प्रज्ञा, बस अब आखिरी भुगतान बाकी है, उसके बाद हम चैन से रहेंगे। प्रज्ञा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कर्ज को वह खत्म समझ रही है, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होने वाली थी। करीब 15 दिन बाद दोपहर के समय प्रज्ञा के स्कूल के पते पर एक बैंक का लिफाफा पहुंचा। चपरासी ने लिफाफा देते हुए कहा, मैडम, बैंक से आया है, शायद जरूरी कागज है। प्रज्ञा ने लिफाफा खोला और जैसे ही पहली पंक्ति पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था कि 10 लाख रुपए का ऋण अभी भी बकाया है और भुगतान न होने की स्थिति में बैंक कानूनी कार्रवाई करेगा। प्रज्ञा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत प्रमोद को फोन किया, लेकिन प्रमोद ने फोन नहीं उठाया। बार बार फोन करने के बाद भी जब जवाब नहीं आया तो प्रज्ञा के मन में पहली बार डर ने जन्म लिया। अगर मैंने 10 लाख का कर्ज चुका दिया था तो बैंक फिर मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है? उसी शाम वह सीधे बैंक पहुंची, लेकिन बैंक मैनेजर ने उससे कहा, मैडम, आपके नाम से नहीं,
आपके पति के नाम से लिया गया ऋण है, मगर आपके खाते से जो रकम गई है वह सिर्फ एक पुराने खाते की आंशिक अदायगी थी। प्रज्ञा ने हैरानी से पूछा, पुराना खाता? लेकिन मेरे पति ने तो कहा था कि यही 10 लाख का पुराना कर्ज है। मैनेजर कुछ क्षण तक चुप रहा और फिर बोला, आपको पूरी जानकारी शायद नहीं दी गई है। प्रज्ञा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कृपया मुझे सच बताइए, मेरे पति पर असल में कितना कर्ज है? मैनेजर ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर डालकर कहा, आप बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद शायद आपको अपने पति से कुछ बहुत जरूरी सवाल करने पड़ेंगे। मैनेजर ने प्रज्ञा के सामने प्रमोद की ऋण फाइल रखी और कहा, आपके पति ने पिछले 2 वर्षों में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग ऋण लिए हैं। पहला ऋण 5 लाख का था और दूसरा 10 लाख का। प्रज्ञा कुछ पल तक फाइल को देखती रही। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसने कहा, लेकिन मैंने तो 10 लाख रुपए चुकाए हैं, फिर 5 लाख का क्या हुआ? मैनेजर ने गंभीर होकर जवाब दिया, यही बात आपको अपने पति से पूछनी चाहिए। प्रज्ञा ने फाइल के कागज पलटे तो एक जगह उसकी नजर अचानक रुक गई। वहां उसके हस्ताक्षर जैसी एक हस्ताक्षरित प्रति लगी थी। प्रज्ञा घबरा गई और बोली, ये हस्ताक्षर मेरे नहीं है। मैनेजर ने चौंक कर पूछा, आपको पूरा विश्वास है? प्रज्ञा ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि मैंने बैंक में कभी ऐसा कोई कागज साइन नहीं किया। अब मामला सिर्फ पति के कर्ज का नहीं था। प्रज्ञा के नाम का इस्तेमाल करके किसी ने बैंक में दस्तावेज लगाए थे। वह बैंक से बाहर निकली तो उसके कदम भारी थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि प्रमोद चुपचाप खाना खा रहा था। प्रज्ञा ने बिना कुछ कहे उसके सामने बैंक की फाइल रख दी। प्रमोद का चेहरा देखते ही प्रज्ञा समझ गई कि वह सब जानता है। उसने पूछा, मुझसे कितने समय से झूठ बोल रहे हो? प्रमोद ने नजरें झुका ली। प्रज्ञा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में पहली बार मजबूती थी। मैंने अपनी पूरी कमाई तुम्हारे भरोसे पर दी। 10 लाख रुपए तुम्हारे कर्ज में लगा दिए। तुमने कहा था सब खत्म हो गया, फिर यह 15 लाख का कर्ज कहाँ से आया? प्रमोद कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, प्रज्ञा, मुझसे गलती हो गई। प्रज्ञा ने कहा, गलती पैसे छिपाने की होती है, मेरे नाम से कागज बनवाना गलती नहीं होती। तभी सास सुलोचना कमरे में आ गई और बोली, बहू, पति पत्नी के बीच की बात को इतना बड़ा मत बनाओ। प्रज्ञा ने उनकी ओर देखा और कहा, माँ जी, अगर बात सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती तो मैं चुप रहती, लेकिन यहाँ मेरे नाम और मेरी जिंदगी का सवाल है। वंशराज भी वहां आ गए। उन्होंने प्रमोद से पूछा, सच क्या है प्रमोद? प्रमोद ने आखिरकार बताया कि उसकी दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले 5 लाख का कर्ज लिया, फिर उसे चुकाने के लिए 10 लाख का दूसरा कर्ज ले लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। प्रमोद ने 10 लाख में से कुछ पैसा दुकान में लगाने के बजाय अपने छोटे भाई अभय को दे दिया था, क्योंकि अभय ने एक जमीन खरीदने का मौका बताया था। जमीन के सौदे में पैसा फंस गया और प्रमोद कर्ज में डूबता चला गया। प्रज्ञा ने दुखी होकर पूछा, तो मेरी मेहनत की कमाई से
तुमने अपना कर्ज ही नहीं, अपने भाई का सपना भी खरीदा। प्रमोद ने सिर झुका लिया। तभी प्रज्ञा को बैंक की फाइल में एक और कागज दिखाई दिया। वह कागज देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मैनेजर की कही बात याद की। उसके नाम से एक दस्तावेज लगाया गया था। प्रज्ञा ने वह कागज प्रमोद के सामने रखते हुए पूछा, इस पर मेरे नकली हस्ताक्षर किसने किए? प्रमोद ने घबराकर कहा, मैंने नहीं किए। प्रज्ञा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर किसने किए? घर में अचानक सन्नाटा छा गया। अभय ने पहली बार बेचैनी से इधर उधर देखना शुरू किया। प्रज्ञा की नजर उसी पर जाकर टिक गई। उसने धीरे से कहा, अभय, भैया, क्या आपको कुछ कहना है? अभय का चेहरा बदल गया। सुलोचना ने घबराकर कहा, बहू, किसी पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन प्रज्ञा ने कहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ माँ जी, मैं सिर्फ सच ढूंढ रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे नाम से किसी ने दस्तावेज बनाए हैं तो कल बैंक मेरे घर आएगा और उस दिन मैं किसी रिश्ते की वजह से चुप नहीं बैठूंगी। उसी रात प्रज्ञा ने अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट निकाल कर देखे। उसे एक ऐसा लेन देन दिखाई दिया जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी तनख्वाह से निकली एक बड़ी रकम अभय के खाते में ट्रांसफर हुई थी। प्रज्ञा ने वह स्टेटमेंट प्रमोद को दिखाते हुए कहा, यह पैसा मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन पहुंचा किसके खाते में? प्रमोद के पास कोई जवाब नहीं था। तभी बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। प्रमोद ने दरवाजा खोला तो सामने बैंक के 2 अधिकारी खड़े थे। उन्होंने कहा, हमें ऋण की संपत्ति के संबंध में नोटिस देना है। प्रज्ञा ने नोटिस हाथ में लिया और उसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसमें सिर्फ कर्ज की बात नहीं थी, उस घर की नीलामी की तारीख भी लिखी थी जिसमें प्रज्ञा ने अपनी 6 साल की कमाई लगा दी थी। प्रज्ञा ने नोटिस को हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह टूट नहीं रही थी। उसने प्रमोद से कहा, जिस घर को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी कमाई दे दी, आज उसी घर को मेरी जानकारी के बिना गिरवी रख दिया गया। प्रमोद रोते हुए बोला, प्रज्ञा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन डर गया था। प्रज्ञा ने कहा, तुम मुझसे सच कहते तो शायद मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ पैसे कमाने वाली पत्नी समझा। अगले दिन प्रज्ञा बैंक गई और उसने सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां निकलवाई। उसे पता चला कि उसके नाम से बनाए गए हस्ताक्षर वास्तव में एक पुराने आवेदन से कॉपी किए गए थे। उसने बैंक अधिकारियों से साफ कहा कि वह किसी ऐसे दस्तावेज को स्वीकार नहीं करेगी जिस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए। बैंक ने जांच शुरू की। इसी दौरान प्रज्ञा ने अपने पुराने स्टेटमेंट और मोबाइल में सुरक्षित भुगतान की रसीदें बैंक को दिखाई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि प्रमोद ने प्रज्ञा की कमाई से सिर्फ अपना व्यापारिक कर्ज नहीं चुकाया था, बल्कि अभय के साथ मिलकर एक जमीन के सौदे में भी पैसा लगाया था। जमीन का सौदा विफल होने के बाद दोनों ने नुकसान छिपाने के लिए प्रज्ञा से लगातार पैसे लिए
और घर को अतिरिक्त ऋण के लिए इस्तेमाल किया। जब प्रज्ञा को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने प्रमोद से कहा, मैं तुम्हें जेल भेजना नहीं चाहती, लेकिन मैं अब अपने साथ धोखा भी नहीं होने दूंगी। प्रमोद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। प्रज्ञा ने शांत स्वर में कहा, माफी तब मिलेगी जब तुम अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे। परिवार में पहली बार वंशराज ने बेटे के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, प्रमोद, बहू ने इस घर के लिए अपना जीवन लगा दिया और तुमने उसी के भरोसे को तोड़ा। अब जो होगा सच के साथ होगा। बैंक की जांच में यह भी सामने आया कि प्रज्ञा के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज में कई तकनीकी गलतियां थी और वह वास्तविक हस्ताक्षर नहीं थे। इसलिए बैंक ने उस दस्तावेज के आधार पर प्रज्ञा को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रमोद का कर्ज अभी भी बाकी था। प्रज्ञा ने साफ कहा कि वह अपने पैसे से अब 1 रुपया भी नहीं देगी। उसने प्रमोद से कहा, अगर तुम सच में परिवार बचाना चाहते हो तो दुकान बेचो, जो संपत्ति तुम्हारे नाम है उसे बेचो और कर्ज चुकाओ। मेरी कमाई अब सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भविष्य की जिम्मेदारी है। प्रमोद ने पहली बार बिना बहस किए उसकी बात मान ली। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसने दुकान का बड़ा हिस्सा बेचकर कर्ज का एक हिस्सा चुकाया और अभय ने भी अपनी जमीन का सौदा करके बची रकम लौटाई। घर नीलामी से बच गया, लेकिन प्रज्ञा के मन में जो भरोसा टूट चुका था उसे लौटने में समय लगा। उसने नौकरी जारी रखी, मगर अब अपनी तनख्वाह का एक अलग बैंक खाता बना लिया और हर महीने अपनी बचत खुद संभालने लगी। एक शाम प्रमोद उसके पास आया और बोला, प्रज्ञा, क्या तुम मुझे फिर से भरोसा करने का मौका दोगी? प्रज्ञा कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, भरोसा मांगने से नहीं मिलता प्रमोद, उसे कमाना पड़ता है। अगर तुमने सच में अपनी गलती समझ ली है तो मुझे शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिखाओ। प्रमोद ने सिर झुका दिया। उस दिन प्रज्ञा ने महसूस किया कि घर बचाने का मतलब सिर्फ दीवारों और छत को बचाना नहीं होता, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों के सम्मान को भी बचाना होता है। उसने अपनी मेहनत की कमाई किसी के हाथ से छीन कर नहीं, बल्कि अपने अधिकार को समझकर संभालना सीखा। कुछ समय बाद बैंक से आखिरी पत्र आया। प्रज्ञा के नाम पर कोई वैध व्यक्तिगत देनदारी नहीं थी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वह पत्र पढ़कर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रमोद ने पूछा, क्यों रो रही हो? प्रज्ञा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि आजकल पहली बार मुझे लगा है कि मेरी कमाई सिर्फ पैसे नहीं थी, वह मेरी पहचान थी। और अब मैंने अपनी पहचान किसी के हाथ में देना बंद कर दिया है। उस दिन घर के सभी लोगों को समझ आया कि पत्नी की कमाई को परिवार की संपत्ति समझ लेना आसान है, लेकिन उसकी मेहनत, उसके भरोसे और उसके अधिकार की कीमत समझना ही असली रिश्ते की पहचान है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपको ये दिल को छू गई हो तो
वीडियो को लाइक शेयर हाइप करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।